दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को पूरी तरह से एमसीक्यू के माध्यम से हल किया है, कवर किया है पूरी तरह से, इसी तरह से हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को भी पूरी तरह से एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न किस तरह से हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक महत्व क्या था? यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक महत्व, या फिर आप कह सकते हैं इसकी एक ऐतिहासिक विशेषता थी कि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। किस प्रकार से आप कह सकते हैं? जब भी किसी भी सदस्य के लिए नगर पालिकाओं के द्वारा, जिला बोर्डों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा किसी भी सदस्य के लिए जब रिकमेंडेशन की जाती थी, या फिर आप कह सकते हैं सिफारिश की जाती थी किसी एक सदस्य के लिए, उसी सदस्य को विधायी परिषद में रखा गया। ठीक है ना? कुछ लोगों के द्वारा ही सिफारिश की गई, लेकिन उस व्यक्ति को रखा तो गया। इसीलिए आप कह सकते हैं कि पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1892 में। यही व्यवस्था आगे चलकर 1909 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसी का आधार बनी, यही आधार बन गया 1909 का। पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, उसके बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। कब? 1909 में। सभी चीजें आप याद रखिएगा। किनके द्वारा इलेक्शन किया जाता था या फिर सिफारिश दी जाती थी? जिला बोर्डों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा, और आप कह सकते हैं नगर पालिकाओं के द्वारा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंतर्गत विधायी परिषदों के सदस्यों को कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया? विधायी परिषदों के सदस्यों को कौन सा अधिकार मिला? याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1892 के अधिनियम के द्वारा पहली बार सदस्यों को पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया। बजट पर चर्चा। दूसरी बात, प्रश्न पूछने का भी अधिकार सदस्यों को मिल गया। विधायी परिषदों के सदस्यों को क्या क्या अधिकार मिला? बजट पर चर्चा करने का अधिकार और प्रश्न पूछने का अधिकार। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा, वे बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ चर्चा कर सकते थे। दूसरी बात, ना ही सरकार को यह चर्चा के द्वारा बाध्य किया जा सकता था। सरकार को बाध्य भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ चर्चा कर सकते थे। मतदान भी नहीं कर सकते थे, बाध्य भी नहीं कर सकते थे। यह सुधार उत्तरदायी शासन की दिशा में एक बहुत सीमित लेकिन महत्वपूर्ण कदम था। शासन के रूप में आप इन्हें शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन मतदान करने का भी अधिकार आप नहीं दे रहे हैं। किसी भी सरकार को बाध्य करने का अधिकार भी आप नहीं दे रहे हैं। केवल और केवल प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट पर चर्चा कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण कदम था, यह तो आप कह सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? यूपीएससी में तो दो ही प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन स्टेट पीसीएस में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं प्रश्न किस तरह से हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या किस प्रकार बदली गई? घटा दी गई, समाप्त कर दी गई, बढ़ा दी गई, या बहुमत में कर दी गई? याद रखिएगा, केंद्रीय विधान परिषद में भी और प्रांतीय विधान परिषद में भी, दोनों जगह, केंद्र में भी और प्रांत में भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या दोनों जगह बढ़ाई गई। सिर्फ केंद्रीय की बात नहीं है दोस्तों, प्रांत में भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि वे अभी भी अल्पसंख्यक थे और वास्तविक सत्ता सरकार के पास ही थी, लेकिन सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, गैर सरकारी सदस्यों की, विधानसभा में भी और केंद्र में भी। ठीक है ना? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। हालांकि वे अभी भी अल्पसंख्यक थे और वास्तविक सत्ता सरकार के पास ही रही। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पहली बार प्रतिनिधित्व का माध्यम बनी? याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नगर पालिका और जिला बोर्ड। लेकिन इसमें और कई ऑप्शन हो सकते थे, जैसे नगर पालिका तो है ही, जिला बोर्ड यह भी है, तीसरा विश्वविद्यालय भी आप कह सकते हैं, चौथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स
ये चारों की चारों जो संस्थाएं थी कौन कौन सी, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन संस्थाओं को सदस्यों की सिफारिश करने का अधिकार मिला था कि कौन से सदस्यों को रखना है। इन्हें यह अधिकार मिला, अर्थात प्रतिनिधित्व करने का माध्यम तो यह बनी ही। यही अप्रत्यक्ष निर्वाचन की वास्तविक संरचना है, आप कह सकते हैं। यह चारों संस्थाओं को एक जगह पर रखा गया और सिफारिश करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों की सिफारिश आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, नगर पालिका और जिला बोर्ड। ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इसका उत्तर हो सकता था। ये सभी जो संस्थाएं हैं वह सदस्यों को आप कह सकते हैं सिफारिश करने का अधिकार इन्हें मिला था। 3 बार बता दिया, आप भूलिएगा मत। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को भारतीय संवैधानिक विकास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? आरपीएस से प्रीलिम्स 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। याद रखिएगा, इसमें निर्वाचन की अवधारणा को जन्म दिया गया था। इसमें निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो की गई थी, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से थी। हालांकि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, फिर भी प्रतिनिधियों का चयन तो किया ही गया। जनता से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से प्रतिनिधियों का चयन जरूर किया गया था। इसी कारण से पूरे भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसने निर्वाचन की अवधारणा को जन्म दिया। चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से। याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंतर्गत विधायी परिषदों की सीमाएं क्या थी? विधायी परिषद तो थी, लेकिन इसकी सीमाएं क्या थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, विधायी परिषद की सीमाएं थी कि वे केवल चर्चा कर सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं, ना तो सरकार गिरा सकते हैं, ना ही बजट रोक सकते हैं। उनकी भूमिका केवल सलाह, चर्चा और प्रश्न तक ही सीमित थी। यही कारण से इसे नाम मात्र का सुधार माना जाता है। नाम मात्र का सुधार यहाँ किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट पर। लेकिन याद रखिएगा, कुल मिलाकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो की ही गई। बार बार वही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं और आपको याद रखना है, जब भी आप प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस नीति का उदाहरण है? दमन नीति का, पृथक्करण नीति का, सहयोग नीति का या पूर्ण स्वशासन नीति? नहीं दोस्तों, पूर्ण स्वशासन नीति तो नहीं है। भारतीयों को सत्ता न देकर उन्हें प्रक्रिया में शामिल करने की नीति अपनाई, अर्थात सहयोग नीति अपनाई। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे ही कहा जाता है पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। बिना वास्तविक शक्ति दिए आप उनका सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक यहीं पर पूरा कवर होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप चैनल से जुड़िए, काफ़ी सारी वीडियो आपको दी जा रही हैं, एक के बाद एक टॉपिक वाइज। धन्यवाद।